हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अभिषेक सिंह एक बार फिर से वन डेयर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हृदय से वेलकम करता हूँ। मेरे भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। जहाँ से भी आप मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि अभी जो मैं सेशन आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ, सिंपल इंटेस्ट पार्ट सेकंड। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे पहले जितने भी लोग जहाँ से भी मुझे सुन पा रहे हैं, पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर आपने पार्ट फर्स्ट को अब तक कंप्लीट नहीं करा है तो जाकर के कंप्लीट कर लीजिए और बहुत बेहतर तरीके से उसका नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि इस सेशन में आपको मज़ा तभी आएगा और ये समझ तभी आएगा जब आप पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट बहुत बेहतर तरीके से कर लिए होंगे। अगर आपको इसके आगे भी बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आए और ये आप चाहते हैं तो पहले आप पार्ट फर्स्ट को जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट फर्स्ट के बिना पार्ट सेकंड या इसके आगे आने वाले जितने भी पार्ट हैं ये सब अधूरा है। तो पार्ट फर्स्ट को देखना बहुत ज़रूरी है और उसको कंप्लीट दे करके कंप्लीट नोट्स बनाइएगा। और आपको वीडियो पसंद आए, मेरा मेहनत पसंद आए, तो आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी शुरुआत करते हैं आप सबका बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है ना, सिंपल इंटेस्ट पार्ट सेकंड। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा और पहला ही क्वेश्चन 2 रुपये का। आ जाओ, देखो धीरे धीरे फिर हम उसकी वैल्यू बढ़ाते चलेंगे। ठीक है ना, आ जाइए। देखिए, एक निश्चित ब्याज दर से 8 वर्षों में 1120 रुपये की धनराशि 1792 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर को 4% कम कर दिया जाए तो 10 वर्षों के अंत में मिश्रधन क्या होगा, ये आपको बताना है। भाई, ये कोई प्रिंसिपल है जो कि 1120 रुपये के रूप में है और ये किसी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 8 साल में 1792 हो जाता है। कोई ना कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जो अपन को नहीं पता। तो इस क्वेश्चन को करने का जो बेसिक अप्रोच होगा वो क्या होगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम ये मान करके चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता और हम एकदम जीरो के बराबर आपको मान करके चल रहे हैं। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर एक बच्चा यहाँ से सीख के जाए, ताकि ये वीडियो पूरा देखने के बाद उसको इंटरेस्ट से रिलेटेड, एसआई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है भाई, तो हम सबसे पहले इसका बेसिक क्या हो सकता है ये बता दें। इसके बाद बाकी तो आपको पता ही है कि हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक क्वेश्चन पे कैसे अप्रोच करना चाहिए आपको ऑफलाइन में भी सिखाते हैं, ऑनलाइन में भी सिखाएंगे, फिर ऑप्शन से कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बताते चलेंगे। ठीक है ना, जहाँ पे जिस जैसा कंडीशन बनेगा उसके हिसाब से हम लोग करते चलेंगे। तो जल्दी से आप अगर चैनल पे नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को करते हैं शुरुआत। चलिएगा, देखिएगा, कोई एक प्रिंसिपल है जो हमें नहीं पता है 1120 रुपये के रूप में। ठीक है ना, और ये 1792 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ मेरा दोस्त कि ये कोई प्रिंसिपल 1120, ये 1792 8 साल में हो जा रहा है, मतलब ये अमाउंट बन जाएगा। अब आप बताइए कि ये 8 साल में अगर इतना हो रहा है तो 8 साल में इसको ब्याज के रूप में कितना मिला होगा भाई। कोई भी प्रिंसिपल इतना हो जा रहा है, इसका मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ ब्याज भी लगा होगा। अब ब्याज कितना मिला, ब्याज इसमें कितना ऐड हुआ होगा, तो इसको अमाउंट में आप क्या कर लेंगे, प्रिंसिपल को माइनस कर लीजिए। कितना हो जाएगा 2, और ये 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6, मतलब 672 रुपये का इंटरेस्ट लग गया होगा 1120 में। तब जाकर के ये हो गया होगा कितना, 1792। क्लियर है बात। अब अगर 8 साल का ब्याज इतना है तो 1 साल का मेरे दोस्त बता दो कितना होगा ब्याज। यहाँ पे 8 से 8 8 64, 8 चौके 32। 1 साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 84। अब अगर मैं यहाँ से आर निकाल लूँ, रेट निकाल लूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 84। वैसे देखो, मैं एक बात बता दूं कि यहाँ रेट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा तो हम हर एक चीज़ आपके सामने रखेंगे और बहुत इजी वे में आपको समझाएंगे। रेट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन पहले इसका बेसिक अप्रोच सीख लीजिए, क्योंकि बेसिक जब आप सीख लेंगे तो फिर आगे आपको क्वेश्चन को डील करने में कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी। आइए देखिएगा, अब 84 का इंटरेस्ट मिल गया 1 साल में, वो भी कितने पे, 1120 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 कट गया, 2 से काटिएगा, नहीं 4 से काटते हैं, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 8 है 32, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 7 से काटिए 7 से 4 बार में, 7 से 3 बार में, और यहाँ से 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, मतलब इसका ये हुआ 15/,
15/2, 15/2 का मतलब कितना होगा 7.5% इसका पहले शुरुआती दौर में रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा। अब ऐसा बोला गया कि ब्याज दर अगर 4% कम कर दिया जाए तो मेरे भाई न्यू रेट कितना आ जाएगा। भाई ब्याज दर अगर 4% कम कर देंगे आप तो न्यू रेट कितना आएगा 3.5%। बोलो हाँ या ना, ये जो है न्यू रेट होगा। अब अगर 3.5% न्यू रेट होगा तो इस न्यू रेट पे ब्याज कुल कितना बनेगा, हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें बताना ये था कि वही प्रिंसिपल 1120 की प्रिंसिपल ये 10 वर्षों में कितना हो जाएगी, मतलब 10 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा ये आपको बताना था। तो मिश्रधन आप कैसे निकालेंगे, पहले एसआई निकाल लीजिए, फिर उसमें प्रिंसिपल में ऐड कर दीजिएगा। तो एसआई कैसे निकालेंगे, एसआई बराबर क्या हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी। पी कितना था अपना 1120, आर कितना है भैया, आर तो हम निकाल चुके हैं, आर है 3.5, 3.5 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इंटू में अच्छा परसेंट में है तो यहाँ नीचे में 100 भी आ जाएगा, या ऐसे लिख लीजिए 1/100। और टाइम कितना था, टाइम अपने पास 10 साल। अब इसको सिंप्लीफाई अगर करा जाए तो देखो 2 जीरो से ये कट जाएगा, ठीक है, 2 से काटेंगे 56 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 42, 2 कैरी 4, 7 पंचे 35 और 4 39, मतलब 392 का ब्याज बनेगा इस 10 साल में। किस रेट पे, न्यू रेट पे, मतलब 3.5% पे। अब अगर एसआई 392 है तो अमाउंट कितना होगा बता दो, अमाउंट कितना होगा 1120 का प्रिंसिपल था और 392 तुम्हारा ये आ जाएगा, 392 तुम्हारा मेरे भाई क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें ये 2 हो जाएगा, 9 और 2 11, 1 कैरी 1 और 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा। 1512 किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ऑप्शन ए में दिख रहा था, मतलब आपको पहला ही ऑप्शन दिख रहा था 1512 का, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर था। क्लियर है बात। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आप ऐसे करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर ये समस्या आपको आपके एग्जाम में बढ़ाएगा, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं समझाऊं तो आपको कैसे करना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आ जाइए जल्दी से फटाफट देख लेते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को अगर करना हो तो आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है, पीछे जा करके, थोड़ा सा पीछे जा करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम आपको सिखा रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आइए जल्दी से फटाफट सीख लेते हैं। हाँ आइए मेरे भाई, कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आए, आप सिंपल सी बात बताओ, 1792 हो जाता है, 1792 हो जाता है 8 साल में, ऐसा हमें बोला गया। अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर ये मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले था, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले था वो अगर आज भी रहा होता तो ये कितना हो जाता 10 साल में। तो आप कहते कि सर अगर 8 साल में कितना हुआ था, इसको माइनस करेंगे 2 7 और ये हो जाएगा 7 में से 1 या 6। आप ये कहोगे कि सर 8 साल में अगर 672 रुपये का ब्याज लग रहा है, मिल रहा है, तो आप मुझे बताइए कि 1 साल का ब्याज कितना होगा। तो आप बोलोगे सर 1 साल का हो जाएगा कितना 84। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, बहुत ध्यान से समझना और थोड़ा सा धैर्य बना करके रखना। अब अगर 1 साल का ब्याज 84 का है, अब हम ऐसा कह रहे हैं कि अगर मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में ना कोई बढ़ाया जाए ना ही घटाया जाए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना पहले जैसा एज इट इज़ रहता तो ज़्यादा ज़्यादा क्या होता भाई, 1 साल का ब्याज अगर इतना है उस ब्याज दर पे तो 10 साल का ब्याज कितना हो जाता, 10 साल का ब्याज कितना हो जाता बताओ जल्दी से, 840। मतलब इसका ये है कि प्रिंसिपल 1120 है, प्रिंसिपल 1120 है, उसमें 840 बढ़ जाता। ऐसा तब होता जब पहले जो ब्याज दर था वो आज भी होता, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। ब्याज दर कितना कम करा जा रहा है बताओ, पहले जितना था उसमें 4% की कमी हो रही है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर पहले जितना था उसमें 4% की कमी हो रही है और हमें 10 वर्ष के लिए निकालना है, तो भाई 1 साल में 4% की कमी हो रही है, तो दोस्त मेरे 10 साल में कितने की कमी हो रही होगी, 40%। बोलो हाँ या ना। तो 40% किस में कमी होगी बताना जरा, जो अपना प्रिंसिपल होगा उसी में 40% की कमी होगी। मतलब इसका ये है कि अगर वही रेट होता
तो 10 साल में 840 बढ़ता, लेकिन वो रेट है नहीं, 4% कम किया जा रहा है। अगर पर एनम 4% कम किया जाएगा तो 10 साल में कितना 40% कम होगा। किसका? इस प्रिंसिपल का। तो इस प्रिंसिपल का 40% निकाल लीजिए, 1120 का 40% कितना हो जाएगा, जल्दी से फटाफट निकाल लीजिएगा। कैरी ये कैंसिल आउट, ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 448। बोलो हाँ या ना। मतलब इसका ये है कि अगर पुराना ब्याज दर रहता, पहले ही वाला ब्याज दर रहता तो 840 बढ़ता, लेकिन वो नहीं था, इसलिए कमी कितने की हो रही है 4 की। तो 10 साल में कितना 40%। अगर देखा जाए तो ब्याज के रूप में कितना कम होना चाहिए 448। तो 448 इसमें माइनस कर दीजिए, बात खत्म। जो आएगा वही प्रिंसिपल में बढ़ जाएगा। 10 में से 8 घटा दोगे 2 हो जाएगा, और 13 में से 4 9, और यहाँ पे ये 7 में से 4 गया 3। 392 की एक्चुअल बढ़ोतरी होगी, 392 रुपये की एक्चुअल बढ़ोतरी होगी, और 392 इसमें ऐड हो जाएगा। तो आप मुझे बता दो कि अमाउंट, अगर इस प्रिंसिपल में ऐसा ही ऐड कर देंगे तो अमाउंट आपका कितना आ जाएगा 2 9 2 11 1 कैरी 1 3 1 4 1 5, और ये हो जाएगा 1512। यही आपका फाइनल उत्तर होगा। मतलब इसका ये है, ऑप्शन ए इसका फाइनल उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अगला प्रश्न लगाते हैं आपके स्क्रीन पे, जल्दी से फटाफट अगला प्रश्न लगाते हैं आपके स्क्रीन पे। जल्दी से देखो, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि ऋण पर दी जाती है। यदि वह धनराशि 2 वर्षों में 24,000 रुपये और 4 वर्षों में 32,000 रुपये हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। भाई यहाँ पर साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि उधार दी जाती है जो अपन को नहीं पता है। अच्छा, ब्याज दर भी हमें नहीं पता है जो हमें निकालना है। ऐसा बोला गया कि 2 साल में ये 24,000 होगी, 2 साल में ये 24,000 होगी। तो ध्यान से समझना, इस प्रकार के प्रश्न को करने का क्या तरीका होगा, जो सबसे बेस्ट तरीका होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखना। कोई प्रिंसिपल है भाई, 2 साल में कोई प्रिंसिपल 24,000 हो जा रही है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यार से, एकदम मजा आ जाएगा और आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। बस पेशेंस बनाए रखना, धैर्य बनाए रखना। भाई 2 साल में अगर 24,000 हो रही है और वही प्रिंसिपल 4 वर्षों में 32,000 हो रही है, वही प्रिंसिपल 4 साल में कितना हो रही है, 4 साल में 32,000। तो इतनी सी बात हम कह सकते हैं कि अगर 2 साल में ये प्रिंसिपल एक ब्याज दर पर 24,000 हो रही है और वही प्रिंसिपल 4 साल में ये 4 है, ठीक है ना, 4 साल में 32,000 हो जा रही है। इसका मतलब ये है कि 24,000 से 32,000 होने में इसको समय कितना लग रहा होगा, 2 साल। बोलो हाँ या ना। भाई अगर 2 साल में 24,000 और 4 साल में 32,000, इसका मतलब ये हुआ कि 24,000 से 32,000 होने में इसको 2 साल का समय लग रहा है। अब आप मुझे बताइए कि 2 साल में कुल ब्याज कितना बन रहा होगा। अगर कोई प्रिंसिपल मान लो 24,000 से 32,000 हो जा रहा है 2 साल में, तो ब्याज कितना मिला होगा भाई, 32 में 24 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8,000। मतलब इसका ये हुआ दोस्त कि 1 साल का जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा 4,000 का। अब आप मुझे बता दो कि अगर 1 साल का ब्याज 4,000 का बनेगा और यहाँ से आपसे पूछ दिया जाता कि बताओ प्रिंसिपल क्या होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ऐसा हम लेकर के भी आए हैं, अगला स्लाइड में आपको मिल जाएगा। अगर यहीं से पूछा जाता कि प्रिंसिपल क्या होगा तो आप प्रिंसिपल कैसे निकालते। अब यहाँ से प्रिंसिपल कैसे निकाला जाता है, ध्यान से देखिएगा। अब प्रिंसिपल निकालने के लिए ब्याज दर निकालने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझना। प्रिंसिपल निकालने के लिए हमें ब्याज दर निकालने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे ये ऐसे जा सकते थे कि अगर कोई प्रिंसिपल 2 साल में 24,000 हो जा रही है और जब हमें ये बात पता चल गया कि 1 साल का ब्याज जो है मेरे दोस्त वो 4,000 है, तो नो डाउट 1 साल का ब्याज अगर 4,000 है तो 2 साल में यहाँ पे कितना जुड़ा होगा, 8,000 जुड़ा होगा। अगर हम 8,000 माइनस कर दें, अगर हम इसमें 8,000 माइनस कर दें तो मेरे भाई यहाँ से जो वैल्यू निकल करके आएगा वो क्या आ जाएगा 16,000। 16 में 8 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 24,000। इसका मतलब कि प्रिंसिपल कितना रहा होगा 16,000। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आप सीख गए, प्रिंसिपल भी निकालने सीख गए और रेट भी निकालने सीख गए। अब रेट कैसे निकालेंगे, तो आप इतनी सी बात बता दो कि अगर रेट निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे भाई। 1 साल में इस प्रिंसिपल पर आपको 4,000 रुपये का ब्याज मिल रहा है, प्रिंसिपल कितना था 16,000, तो रेट कितना होना चाहिए। बाकी तो समझ गए होंगे। एग्जाम में ऐसे करोगे क्या, नहीं, वो मैं समझा रहा हूँ। एग्जाम में सीधे सीधे दिख रहा था कि 16 पर 4 का ब्याज मतलब
4 चौके 16, 1/4 आंसर 25%। एग्जाम में इतना नहीं करना है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब 4 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे ये 100 बार में कट जाएगा, 4 से काटोगे ओवरऑल कितना हो जाएगा, जो रेट निकल करके आएगा वो 25% होगा, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, ये एक चीज़ छूट गया है हर एक ऑप्शन में। यहाँ पे ए के बाद बी यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए के बाद बी यहाँ हो गया, सी यहाँ हो गया है। तो जैसे हमने सीक्वेंस लगाया है उसी के हिसाब से आपको समझना है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिएगा जल्दी से, उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, मुझे बार बार बोलना ना पड़े, ठीक है ना। जल्दी से फटाफट ध्यान से देखो भाई। अब जैसे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, इस क्वेश्चन में अभी जो थोड़ी देर पहले हम आपको समझा रहे थे कि जब प्रिंसिपल निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालने समझा ही दिए हैं, प्रिंसिपल भी निकालने समझा दिए। अगर ऐसा प्रश्न आए आपके एग्जाम में तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1860 रुपया हो जाती है और 3.5 वर्षों में ये 2130 रुपया हो जाती है। भाई एक बात बताओ, कोई एक प्रिंसिपल है, ये 1860 रुपया हो जाती है, 1860 हो जाती है 2 साल में। इसको समय कितना लग रहा है, 2 साल, कितना हो जा रहा है 1860। अब यही प्रिंसिपल 3.5 साल में कितना हो रहा है भाई, यही प्रिंसिपल 3.5 साल, 3.5 साल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 3.5 साल में कितना हो रहा है, 2130, 2130, ठीक है। तो बताना ये था कि वो प्रिंसिपल और ब्याज दर क्या होगा, जल्दी से फटाफट। तो आप सिंपल सी बात यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे कि अगर कोई प्रिंसिपल 2 साल में 1860 हो जाती है और यही प्रिंसिपल 3.5 साल में 2130 हो जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि 1860 से 2130 होने में इसको समय कितना लग रहा होगा, 1.5 साल का। अब ब्याज यहाँ पे कितना बन रहा होगा, 0। अगर इसमें इसको माइनस करेंगे तो 13 में से 6 गया 7 और यहाँ पे 10 बच जाएगा, 10 में से 8 गया कितना, 2। मतलब यहाँ पे 1.5 साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा दोस्त, 1.5 साल का ब्याज कितना होगा, 270। अब आप मुझे बताइए कि 1.5 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 3/2, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 3/2 ईयर का जो ब्याज होगा वो 270 है दोस्त। तो आप मुझे बता दो कि 1 साल का ब्याज 3 से काट लो, 3 9 27 0, 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, ये 2 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब आप इतनी सी बात समझ लीजिए कि अगर 1 साल का ब्याज 180 रुपया है तो मेरे भाई यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल है ये 2 साल में कितना हो गई है, 1860। अब अगर 1 साल में 1 साल का ब्याज 180 है तो 2 साल का ब्याज जो बनेगा वो कितना हो जाएगा भाई, 360। 180 1 साल का, तो 2 साल का कितना, 360। अब आप मुझे एक बात बताइए कि 2 साल में यहाँ पे कुल ब्याज के रूप में कितना ऐड हुआ होगा, तो आप बोलोगे सर 360। अब अगर हम इसमें 360 माइनस कर दें, अगर हम इसमें 360 माइनस कर दें तो मेरे भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1500, और यही आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। इसके अलावा और आपको कुछ करने की आवश्यकता थी ही नहीं। लेकिन ऐसा 2 ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 1500 प्रिंसिपल है, तो रेट निकालने के लिए हम कैसे निकाल लेंगे, रेट निकालने के लिए कैसे निकाल लेंगे, 1 साल का ब्याज कितना है मेरे भाई, 180, और ये ब्याज कितने पे है, 1500 पर। ये ब्याज किस पे है, 1500 पर, क्योंकि प्रिंसिपल जो है अपना 1500 है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 15 से कितने बार में, तो ये कट जाएगा 12 बार में। फाइनल जो रेट बनेगा वो कितना हो जाएगा, 12%। मतलब ऑप्शन ए जो दिख रहा है ये इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ भी गए होंगे। जल्दी से अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे, जल्दी से फटाफट। पहले आप हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करिए, वीडियो को रोक करके फिर आप खुद से ट्राई करिए। अगर आपका हो जाता है तो फिर हमारे आंसर से मैच कर लीजिए, ये आपके लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। आ जाइएगा जल्दी से फटाफट। 20,000 रुपये तथा 40,000 रुपये की राशियों को 3 वर्षों के लिए 10% तथा 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर दिया गया। तो बताना ये था कि कुल ब्याज कितना होगा। ये सिंपल सा प्रश्न था, आया था, देखो एसएससी सीजीएल मेंस 2022 का ये प्रश्न है, ठीक है। आ जाओ देखो, 20,000, एक प्रिंसिपल 20,000 की है और एक प्रिंसिपल 40,000 की।
ठीक है मेरे भाई। अब ऐसा मैंने इसलिए ले लिया इसको कि ताकि आपको ये बात पता भी चले कि ज़रूरी नहीं है कि मेंस के एग्ज़ाम में हर एक प्रश्न बहुत मुश्किल ही आते हैं। एक मेंस के नाम पे जो अंदर डर बना रहता है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि मेंस के सारे क्वेश्चन मुश्किल ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है ना, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके चैप्टर का, हर एक चैप्टर की हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आपका मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना मेरे भाई, और उस पर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए होते हैं, तो कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। बाकी बकैती करने वालों को करने दो, मैं क्या कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से कर लो, एग्जाम में तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। बाकी चिल्लाने वाले को चिल्लाने दो। फिर से मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। 20,000 40,000 की दो राशि है, 3 वर्षों के लिए क्या किया गया, उधार दिया जाता है। एक को 10% पे, दूसरे को 15% पे साधारण ब्याज पे दिया गया, तो बताना था कुल ब्याज क्या होगा। अब आप मुझे बताओ कि ये चीज़ें हम पहले ही सिखा चुके हैं आपको कि अगर सिंपल इंटरेस्ट के केस में देखा जाए, भाई ब्याज दर अगर 10% है, बहुत ध्यान से समझना, 20,000 के लिए ब्याज दर कितना है, 10% है। समय अपने पास कितना है, 3 साल के लिए। बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि एसआई के केस में हर एक साल अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो ब्याज भी क्या होता है, सेम होता है। अब यहाँ पे 10% के हिसाब से दिया गया, इसका मतलब कि 3 साल के लिए जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा मेरे भाई, पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 10%, कितना बन जाएगा, 30%। तो उसको निकालने के लिए हम सीधे सीधे क्या करेंगे, रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा अपना, पहले से हमें कुल कितना ब्याज बनेगा ये पता चल जाएगा। अब आप मुझे बताओ, दूसरे को कितना 15% पे दिया गया, और यहाँ भी समय 3 साल है, तो दूसरे से कुल ब्याज कितना बन जाएगा, 45%। अब आप मुझे बताओ कि पहले का 30% जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो इसका 30%, 10% कितना, एक बात ध्यान से देख लीजिएगा, किसी भी नंबर का 10% अगर आपको निकालना होगा, अंतिम से एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दीजिएगा, वही उसका 10% होगा। तो अगर इसका 10% चाहिए मुझे, तो अंतिम से एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 2,000। अगर 10% 2,000 है, तो 30% कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। जहाँ से भी देख पा रहे हैं आप वहीं से यस और नो, हाँ या ना, बाकी आप जवाब देते रहिए। क्योंकि देखो, जब तक आप यस और नो का जवाब नहीं देंगे, हम जो बोल रहे हैं उसका जवाब नहीं देंगे, तो आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो अगर आपको अच्छे से सीखना है दोस्त, तो आपको यस और नो में जवाब देना ही होगा। जहाँ से भी मुझे आप देख पा रहे, सुन पा रहे, या फिर जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आपको देना ही होगा। क्योंकि हम ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं, और ऑनलाइन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैमरा होता है सामने, बच्चे नहीं होते। तो हम ये मान करके चलते हैं कि हम जो यहाँ पे आपको चीज़ें लिख रहे हैं, ये चीज़ें आपको दिख भी रहा होगा अच्छे से, मेरी आवाज़ सुनाई भी दे रही होगी, और चीज़ें आप समझ भी रहे होंगे। आइएगा देखिए, अब अगर 10% इसका 2,000 है, तो 30% के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6,000। मतलब पहले से कुल ब्याज कितना बन जाएगा, 6,000। अब दूसरे से कितना बन रहा है भाई, 45। टोटल कितना ब्याज बन रहा है, 45%। देखो 45% निकालने से पहले ना आप 40% निकाल लीजिए, क्योंकि 45 से पहले 40 आया होगा। अब अगर 10% इसका 4,000 होगा, इसका 10% कितना हो जाएगा, 4,000, ठीक है। तो 40% कितना हो जाएगा, 40% के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16,000 हो जाएगा। अब 40% अगर इसका 16,000 है, तो 5% के लिए हम क्या करेंगे, 10% इसका 4,000 था, उसका आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2,000। तो 16 और 2 18,000 कुल ब्याज यहाँ से बन जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया कि कुल इन दोनों से कुल कितना ब्याज बनेगा, तो 18 और 6 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये बन जाएगा कितना, 24,000। तो यही आपसे पूछा गया था, और इसमें आपको ऑप्शन डी दिख रहा होगा फाइनल आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही शानदार सा, बहुत ही लाजवाब, और इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको कैसे करना चाहिए, आपको बेस्ट तरीका मैं बताऊँ। पहले क्वेश्चन को समझिएगा बहुत ध्यान से, फिर इसके बाद हम इसके तरीका, इसका कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। ऐसा बोला गया है कि यदि दर में 2% की वृद्धि होती है, तो किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज में 108 रुपये की वृद्धि हो जाती है। क्लियर है बात। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2% पर एनम बढ़ा दिया जाए, तो पहले जितना साधारण ब्याज मिलता था उसमें 108 रुपया बढ़ जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट इसका ये है कि यदि समय अवधि में 2 वर्ष बढ़ा दिया जाए, मतलब अगर टाइम में 2 वर्ष हम बढ़ा देते हैं, प्रिंसिपल वही है, टाइम 2 वर्ष बढ़ गया, जिसके वजह से तो उसी राशि पर
साधारण ब्याज में 180 रुपये की वृद्धि हो जाती है। अब इसका कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, इसका कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए पहला स्टेटमेंट को अगर हम समझें तो भाई यहाँ पे अगर मान लीजिए कि प्रिंसिपल P है और रेट ऑफ इंटरेस्ट R है और टाइम जो है वो T है, तो जो हम SI निकालते हैं कैसे निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टी। क्या निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टी, ये करते हैं डिवाइड बाय 100। ये आपका ये पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से SI निकल गया। अब ऐसा बोला गया कि अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ा दें, तो भाई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ा देंगे आप, तो भाई यहाँ पे R जो होगा वो R पर आ करके अब R प्लस 2% हो जाएगा। क्लियर है बात? लेकिन प्रिंसिपल वही है, तो P इंटू अब न्यू रेट कितना हो जाएगा, टाइम अभी उतना ही है, दोनों ही केस में टाइम कांस्टेंट है। परसेंट यहाँ पे परसेंट के लिए मैंने नीचे 100 लगाया। अब ऐसा बोला गया कि इसके तुलना में अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ा दें तो हमें 108 का अधिक वैल्यू मिलेगा। अगर ये वैल्यू, अगर ये वाला वैल्यू जब ऐसा ही आप निकालते हो तो ये वाला इससे 108 अधिक है, तो उसके लिए हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 108 अधिक। ठीक है मेरे भाई, अब इसको जब सॉल्व करें हम तो यहाँ से हमें कॉमन क्या मिल जाएगा, P इंटू टी कॉमन मिल जाएगा डिवाइड बाई 100, और अपन को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, R प्लस 2 माइनस में इधर R मिल जाएगा, और इधर में क्या हो जाएगा आपका 108 ही रहेगा, ये R से R कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बन गया भाई, 2 से, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई में 2 बन जाएगा, तो 2 से काटेंगे इसको 54 बार, तो यहाँ से PT की जो वैल्यू निकल कर जाएगी दोस्तों, ये कितना आ जाएगा 5400। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, 5400 मतलब P इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू टाइम इक्वल्स टू 5400, आपको यहाँ से ये मिल रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो समय में अगर हम 2 वर्ष बढ़ा दें, मान लीजिए समय आज T है, तो जो यहाँ पे रेट है उसका P इंटू आर इंटू टी के हिसाब से जो ब्याज मिलेगा वो ये मिलेगा। भाई अगर हम ना समय और ना ही रेट और ना ही प्रिंसिपल में कुछ इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, तो P इंटू आर इंटू टी के हिसाब से जो SI बनेगा वो ये बनेगा शुरुआत में। लेकिन अगर समय बढ़ा दिया जाए 2 वर्ष, तो अब समय T प्लस 2 हो जाएगा, लेकिन P और R तो सेम ही है, तो P इंटू आर इंटू टाइम को 2 वर्ष बढ़ाते हैं डिवाइड बाई। अब यहाँ से जो इंटरेस्ट बन रहा है और ये जो इंटरेस्ट बन रहा है, इससे ये 180 जा रहा है, तो मैंने माइनस कर दिया बराबर 180। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ से PR कॉमन आ जाएगा, PR यहाँ भी है, PR यहाँ भी है, नीचे भी 100 दोनों तरफ है, तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको T प्लस 2 माइनस 2G बचेगा इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से ये कट जाएगा, 2 से 90 बार में कट जाएगा, मतलब इसका ये है कि P इंटू आर बराबर कितना हो जाएगा, 9000। अब आप ही मुझे बताइए कि अगर यहाँ पे PT की वैल्यू 5400 है और यहाँ पे PR की वैल्यू 9000 है, तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये जो अपने पास क्वेश्चन में जो डाटा दे रखा है, ये डाटा पर्याप्त नहीं है किसी भी यहाँ से किसी भी वेरिएबल के आंसर को निकालने का। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने पास यहाँ एक ही इक्वेशन है और यहाँ पे 2 वेरिएबल है, यहाँ भी एक इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब आप मुझे बताइए कि अगर सिंगल इक्वेशन हो और वहाँ से 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालना हो, क्या ऐसा संभव है? नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, डाटा सफिशिएंट नहीं है, इसलिए इसका फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी होगा। मैक्सिमम जनता जानते हो क्या कर देगी, मैक्सिमम जनता को मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे PT की वैल्यू 5400 आ गई ना, तो अब ये देख लेंगे ऑप्शन ऐसा 540 ऑप्शन ए जो होगा इसका सही होना चाहिए, क्योंकि 540 के हिसाब से 540 के मल्टीपल बन रहा है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो डाटा सफिशिएंट नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा, अरे यार क्या होगा, डाटा सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन को उत्तर देने के लिए। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर जो होगा मेरे भाई वो क्या होना चाहिए, ये आपका ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए इस प्रश्न को और जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा, जबरदस्त तरीके का ये क्वेश्चन है, और जितना ये जबरदस्त है उतनी ही जबरदस्त तरीके से हम इसको सॉल्व करने का तरीका भी बता रहे हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि ए और बी ने 3000 रुपये और 3200 रुपये एक ही ब्याज दर पर 2.5 वर्षों के लिए उधार लिया। ए और बी 2 व्यक्ति हैं, अलग अलग पैसा लेते हैं, एक 3000 लेता है, एक 3200 लेता है, और ये 2.5 साल के लिए उधार लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम है। तो ऐसा बोला गया लास्ट में
कि जो बी है ना मेरे भाई ए से 40 रुपया अधिक रुपया 40 रुपया अधिक ब्याज चुकाता है। अब बी जो है ए से 40 रुपया अधिक ब्याज क्यों चुकाता है? तो इसके पीछे का कारण ये है कि ए और बी के लिए दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था, समय भी सेम था, पर एक 3000 रुपये उधार लिया है और ये 3200 रुपये उधार लिया है। अब आप मुझे बताइए कि अगर बी ए से ज्यादा रुपया उधार लिया है तो ब्याज भी उसको ज्यादा देना पड़ेगा। वही इस क्वेश्चन में मेंशन किया है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? इसके लिए जो बेस्ट तरीका होगा वो क्या होना चाहिए? तो इसके लिए जो बेस्ट तरीका होना चाहिए मेरे भाई वो होना चाहिए रेशियो। कैसे? आप ध्यान से देखिए, ए 3000 रुपये ले रहा है और बी जो है ये 3200 रुपये ले रहा है। अब आप मुझे बताइए कि दोनों ही केस में अगर एक ही ब्याज दर है और टाइम भी 2.5 साल ही है, तो दोनों ही केस में जितना यहाँ पे समय होगा और रेट होगा उतनी यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखेंगे तो रेशियो को कट कटा करके वो फाइनली इक्वल बन जाएगा। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आर जो भी होगा हमें नहीं पता, टाइम कितना 2.5 साल का 5/2 लिख लिया, और यहाँ पे आर जो भी होगा हमें नहीं पता, टाइम 5/2 इसके लिए लिखा। अब अगर मैं इन दोनों के ए और बी के एसआई में रेशियो देखूं, भाई P इंटू आर इंटू टी मैंने कर दिया, तो P इंटू आर इंटू टी करने से हमें रेशियो मिल जाएगा किसका? एसआई। अब मैं यहाँ से रेशियो देखूं तो भाई ये कट जाएगा, इन दोनों के बीच का रेशियो क्या बनेगा? इससे ये कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, 5/2 से 5/2 कट जाएगा। अब 00 से ये कट जाएगा, 00 से अच्छा यहाँ 32,000 हो जाएगा, माफ करिएगा यहाँ में 32,000 हो गया है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, 00 से 00 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना? भाई ए 15 बन जाएगा और बी कितना हो जाएगा? 16। मतलब ए और बी के जो एसआई में रेशियो बनेगा दोस्त, ए और बी के जो एसआई में रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा? 15 और 16। अब ऐसा बोला गया कि बी जो है ए से 40 रुपये अधिक ब्याज चुकाता है। अब रेशियो में देखिएगा कि बी जो है वो कितना? 16 चुका रहा है, ए कितना चुका रहा है? 15। तो ए से कितना ज्यादा चुका रहा है? रेशियो के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1 यूनिट ज्यादा चुका रहा है। इसका मतलब ये है कि इस 1 यूनिट की जो वैल्यू है एक्चुअल में प्रश्न में कितना दे रखा है? 40। अब 1 की वैल्यू 40 है तो 15 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 चौके 60 600 और ये कितना आ जाएगा? 16 चौके 64 640। इस बात को आप समझ पा रहे हैं। अब आप देख भी रहे होंगे कि ए अगर 600 रुपये चुका रहा है तो ये 640 चुका रहा है, जबकि ए से बी जो है वो 640 का मतलब ये हुआ कि 40 रुपये अधिक चुका है। अब ध्यान से चीजों को समझिएगा, आपको फाइंड क्या करना था? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? आप चाहो तो ए को भी यूज कर सकते हो, बी को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था तो हमने यहाँ पे ए को इस्तेमाल कर लिया। अब आप मुझे बताइए कि ए अगर 600 रुपये का ब्याज चुका है तो भाई एसआई बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी, और इसके लिए P कितना था? 3000। आर कितना है? आर हमें निकालना है, आर बटे 100, टाइम कितना है? 5/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से ये 20 बाद में कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 4 बाद में, मतलब आर की जो वैल्यू आएगी ये 4 इस तरफ जाकर के 2 इस तरफ जाकर के 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब इसका ये है कि आर जो निकल करके आएगा वो 8% होगा और इस क्वेश्चन का जो फाइनल उत्तर होगा वो 8% होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जल्दी से इसके बाद वाला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, स्क्रीनशॉट के लिए मुझे बोलना ना पड़े इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा प्रश्न है। एसएससी एमटीएस का ये क्वेश्चन है और आइए इस क्वेश्चन को कैसे बेहतर तरीके से करते हैं, इसका बेहतर अप्रोच क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से देखिएगा। पहले देखो, कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले एक बार आप उसको बढ़िया से पढ़िए, समझने के प्रयास करिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप किसी भी क्वेश्चन का उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। तो क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है। जब आप रीड करते हो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हो, तब जाकर के सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन क्या है और आपको फाइंड आउट क्या करना है। तो ध्यान से चीज़ों का समझिएगा। एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 15,748 हो जाती है, जबकि वही धनराशि R+2% वार्षिक साधारण ब्याज पर उतनी ही समय में 16,510 हो जाती है। तो R का मान क्या होगा ये आपको बताना है। ध्यान से समझिएगा। प्रिंसिपल अपने पास कोई एक है, जो अपन को नहीं करना।
प्रिंसिपल अपने को नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि ये प्रिंसिपल जो है ये 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से है 3 साल। 3 साल में कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो ये हो जाएगा 15,748। क्लियर है दोस्त? और वही प्रिंसिपल अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ा दिया जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे R+2 है, 2% बढ़ा दिया जाए तो 3 साल में ये 16,510 हो जाता है। तो 16,510 होने का मतलब ये है, 16,510 होने का मतलब ये है कि आप इस बात को समझ गए हो कि प्रिंसिपल दोनों ही केस में सेम है, बल्कि यहाँ पे टाइम भी दोनों ही केस में सेम है, बस बढ़ क्या रहा है? तो आप कहोगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अब ब्याज की दर बढ़ जाने की वजह से ब्याज भी बढ़ेगा, और जब ब्याज बढ़ेगा तो अमाउंट भी बढ़ेगा, क्योंकि भाई वो प्रिंसिपल में डायरेक्ट ऐड होगा। तो आप मुझे एक बात बताइए कि पहले इसको 15,748 रुपये प्राप्त हो रहा था, अब हो रहा है 16,510, मतलब पहले की तुलना में कितना ज्यादा इसको ब्याज के रूप में मिल रहा है? पहले की तुलना में कितना इसको ज्यादा ब्याज के रूप में मिल रहा है? आप इसको देख लीजिए भाई। इसमें हम लोग कितना डाल दें? 252 डाल दें तो ये हो जाएगा कितना? 7 2 9, 252 डाल देंगे तो ये हो जाएगा 16,000, और ये 16,000 से 510 अधिक था, तो 510 और 252 मिलकर कितना हो जाएगा? 5 2 7 762 रुपया मेरे भाई पहले की तुलना में इसको ब्याज अधिक। आप इसको डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हैं, इसको इसमें माइनस कर दीजिएगा तो ये मिल जाएगा आपको वैल्यू 762 रुपया। आपको कब मिल रहा होगा? इस बात को ये भी समझ लीजिए कि 762 रुपया आपको ब्याज के रूप में अधिक तब मिल रहा था जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ा दिया गया था। अब मेरे को एक बात समझिएगा कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 2% बढ़ेगा तो दोस्त मेरे आप मुझे इतनी सी बात बताइए कि समय अपने पास कितना था? तो अपने पास समय 3 साल था। अब 1 साल में 2% बढ़ेगा तो 3 साल में कितना बढ़ेगा? तो आप बोलोगे सर 6% बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 6% बढ़ रहा है ब्याज की दर, वो इस 6% बढ़ जाने की वजह से आपका जो ब्याज है कितना 762 अधिक बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि 1% की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी? तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 से 1 बार में बच जाएगा 16 मतलब 6 दूनी 12 और 6 7 42, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 127। इसका मतलब ये हुआ कि उस प्रिंसिपल कितना है अपन को नहीं पता, उस प्रिंसिपल का 1% जो होगा 127 होगा, तो उस प्रिंसिपल का 100% कितना होगा मेरे भाई? तो आप बोलोगे सर 12,700। उस प्रिंसिपल का 100% जो होगा वो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 12,700। क्लियर है बात? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से अपन को प्रिंसिपल भी मिल चुका है, अपन को यहाँ पे प्रिंसिपल भी मिल चुका है। अब इस बात को समझिएगा कि जब प्रिंसिपल हमें मिल चुका है तो प्रिंसिपल मिल जाने से हमें क्या करना है? हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि अमाउंट पहले से पता है। अब अमाउंट में प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो एसआई पता चल जाएगा, और जब एसआई पता चल जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? रेट पता चल जाएगा, और शायद आर का मान ही आपसे पूछा गया था। अब आप मुझे बताइए कि अगर प्रिंसिपल ये 12,700 था, 12,700, अब ये प्रिंसिपल 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल में 15,748 हो जाता है। क्लियर है बात? तो मुझे इस आर की वैल्यू निकालना है तो हमें इस वाले अमाउंट को यूज कर लेना चाहिए। वैसे दोनों को यूज करेंगे तो आंसर हमारे आ जाएंगे, बस इतना ही होगा कि इसको जब यूज करोगे तो फिर यहाँ पे जो ब्याज की दर आएगा वो बढ़ करके आएगा, उसमें तो माइनस करना पड़ेगा। यहाँ आर की वैल्यू चाहिए था, इसलिए हम इस वाले अमाउंट को यूज करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि कोई प्रिंसिपल 12,700 से अगर 15,748 हो जाता है तो इसमें ब्याज डायरेक्ट रूप से कितना मिला होगा इसको? तो आप बोलोगे कि सर यहाँ से जो एसआई बनेगा वो एसआई कितना बन जाएगा दोस्त? तो यहाँ से एसआई बन जाएगा, कितना बन जाएगा? जल्दी से फटाफट देख लीजिए। इसमें 300 डालेंगे तो 13,000 हो जाएगा। 13,000 से कितना जाता है? 13 2 15 2748 जाता है। तो हम 2748 में 300 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 3,048। मतलब इसका ये है कि जो 3 साल में कुल ब्याज मिला होगा इसको वो 3,048 मिला। क्लियर है बात? अब यहाँ से अगर हम एसआई वाला कॉन्सेप्ट लगा लें तो यहाँ से आर मिल जाएगा 3,048 का ब्याज मिल गया, वो भी किसके रिस्पेक्ट में भाई? तो प्रिंसिपल अपना 12,700। तो एसआई बराबर क्या होगा? पी इंटू आर कितना है भैया? ये अपन को निकालना है। टाइम कितना है? 3 साल का।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कट जाएगा। और 127, एक काम करिए, इसको 127 से काट लीजिए, कितने बार में कट जाएगा? तो 127 से कटेगा, 127 गुनी हो जाएगा आपका 254। 254 का मतलब ये हो जाएगा आपका 46 और 4 इधर से 50, 508 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 27 से कितने बार में कट जाएगा? 4 बार। ठीक है, मतलब इसका ये है कि 127 से पूरा है तो 24 बार में कट जाएगा, और 3 से जब इसको काटिएगा तो ये 8 बार में कट जाएगा। और आर यहाँ पे कितना निकल करके आ जाएगा? 8%। आर कितना निकल करके आ जाएगा? 8%। मतलब इसका ऑप्शन ए जो होगा ये फाइनल होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। लेकिन क्या आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आपको करना होता तो क्या आप ऐसे करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसका शॉर्ट अप्रोच क्या हो सकता है? इसका शॉर्ट अप्रोच क्या हो सकता है? इसको जल्दी करने की तरीका क्या हो सकता है? तो इसको जल्दी करने का एक तरीका अपने पास है जो आप बहुत इजी वे में इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करना होगा? अब चीज़ों को बस यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। मैं इसका डाटा थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्वेश्चन में गिवन ये था मेरे पास, क्वेश्चन में गिवन ये था कि कोई प्रिंसिपल, यहाँ पे एक बार लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। 15,748 हो जाएगा, ये 8% पे 3 साल, यही प्रश्न। और इसके बाद ये 16,000 कितना था? 16,510। आइए मैं कंसिडर 16,510 हो जाता है जब ब्याज की दर जो है उसमें 2% बढ़ा देता है। ठीक है ना? समय तो इतना ही है यहाँ पे। अब एक बात जरा ध्यान से समझिएगा, एक बात ध्यान से समझिएगा। ये आपको भी पता होगा और इस दुनिया में एक एक व्यक्ति को पता होगा कि जो भी प्रिंसिपल अपने आप में होगा, भाई प्रिंसिपल यहाँ जो भी होगा वो अपने आप में 100% होगा। ये जो प्रिंसिपल है ये अपने आप में क्या है? 100%। अब इसके पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इस बात को समझिएगा। वैसे हम पहले पार्ट को बहुत अच्छे से समझा है, पहले पार्ट में ये सारी चीज़ें बताएं, लेकिन एक बार फिर से इसको समझा दें कि अगर मान लीजिए कि कोई एक प्रिंसिपल है, सपोज दैट 1,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास 10% है और टाइम जो है अपने पास 3 साल है। तो आप मुझे ये बताएं कि हम डायरेक्ट ये बात कह सकते हैं कि अगर टाइम अपने पास 3 साल का है, पर एनम रेट जो है वो 10% है, तो इसको ओवरऑल कितने का ब्याज मिलेगा? 30% का ब्याज मिलेगा। इस बात को समझिएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर यहाँ पे 30% का ब्याज मिलेगा तो इसका 30% कितना हो जाएगा? 300। और अगर हम 30% इसमें जोड़ दें तो भाई ये कितना हो जाएगा? 300 जोड़ने के बाद 1300। इसका मतलब ये है कि अगर ये अपने आप में 100% था पहले, तो अब ये जो अमाउंट है ये 30% बढ़ करके ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा 130%। तो इसको ऐसे ना करके हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे कि प्रिंसिपल तो अपने आप में 100% होगा ही होगा, बस आप देख लीजिए कि यहाँ पे ब्याज कितना ऐड हो रहा है। ब्याज कितना ऐड हो रहा है भाई? 30% ऐड हो रहा है। इसका मतलब कि अमाउंट जो होगा वो 130% होगा। अब अगर प्रिंसिपल 100% है और अपने पास अमाउंट भी 130% है, तो आप इतनी सी बात बताइए कि ब्याज के रूप में इसमें कितना मिला होगा? 30%। अगर हमें आर चाहिए था तो हम आर को क्या करेंगे? निकालेंगे 30% को, टोटल ब्याज इसको 30% मिला था, वो भी 3 साल में, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट आपको 10% मिल जाएगा। तो वही बात मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ कि अगर प्रिंसिपल यहाँ नहीं पता है तो इतना जरूर पता होगा कि ये 100% के बराबर होगा। अच्छी बात है। अब अगर ये 100% है तो ये प्रिंसिपल का कितना परसेंट है ये अपन को निकाल लेना था। अब कैसे निकलेगा? अब इस बात को ध्यान से समझिए मेरे भाई। आप मुझे एक बात बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 8% था और अब हम 2% बढ़ा रहे हैं पर एनम। इसका मतलब कि 3 साल में कुल कितना बढ़ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 6% बढ़ जाएगा। भाई 3 साल में कुल कितना बढ़ रहा है? 6% बढ़ रहा है। लेकिन अगर ब्याज के रूप में अगर देखा जाए, ब्याज के रूप में देखा जाए मेरे भाई, तो ब्याज के रूप में कितना बढ़ रहा था? 762 बढ़ रहा था। ब्याज के रूप में कितना बढ़ रहा था? 762 बढ़ रहा था, 762 बढ़ रहा था। अब मुझे आंसर चाहिए परसेंटेज में, ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 762 यूनिट, ध्यान से समझिएगा, 762 यूनिट जब ब्याज बढ़ रहा है ना, मतलब इसका ये कि 762 यूनिट की जो वैल्यू है वो 6% है। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? तो आप बोलोगे सर 6 बटे में 762%।
यही कहोगे आप, बोलो हाँ या नहीं। 6/762%। अगर 1 यूनिट की वैल्यू इतना है तो 15,748 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 15,748 यूनिट की वैल्यू परसेंटेज में कितना होगा? तो 6% बटे में 762 इंटू में 15,748 यूनिट। अब इसको चेक कर लीजिए कि परसेंटेज में कितना है। भाई परसेंटेज में ये कितना है, इसको काट लीजिए। इसको 6 से काटिएगा तो 6 से काटिएगा तो कट जाएगा आपका 6 से काटिएगा तो ये कट जाएगा आपका 6 से काटिएगा तो ये कट जाएगा 6 से 1 बार में, और ये 6 दूनी 12 6 7 42 127 बार में कट जाएगा। और इससे इसको काटिएगा तो ये कितने बार में कट जाएगा? 124 बार में कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज को ऐसे छोड़ दूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 15,748 है तो कुल कितने परसेंट के बराबर हो गया मेरे भाई? 124%। अब इतनी सी बात समझिए कि अगर प्रिंसिपल 100% था और ये अमाउंट जो है आपका 15,748 तो 124% के बराबर है, मतलब ब्याज के रूप में कितना मिला होगा? 24%। और ब्याज के रूप में अगर 24% मिला है तो 24% का ब्याज इसको कितने साल में मिला है? 3 साल में। 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड करने का मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 8%। और यही इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर था। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर करके डायरेक्ट ये इतने से ही आपका आंसर मिल जाना था। एग्जाम में ये सारा ट्रिटिमा नहीं करना था, आपको यही से पता चल जाएगा कि अच्छा अमाउंट 124 है, मतलब ब्याज कितना मिला होगा? 24%। और 24% टोटल 3 साल में ब्याज मिला है, मतलब 1 साल में कितना मिला होगा? 8%। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न लगाते हैं आपके स्क्रीन पे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त। इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा सभी। इस क्वेश्चन को सभी लोग ट्राई करिएगा, ध्यान से देखिएगा। X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4,000 रुपए की राशि 3 वर्ष में 5,008 हो जाती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, यही आपका सबसे पहला कर्तव्य है। भाई 4,000 की राशि 3 वर्षों में 5,008 हो जाती है। यदि ब्याज दर 2.6% बढ़ा दिया जाए तो ये राशि कितना हो जाएगा, ये आपको बताना। अब आप एक बात बताइए, बहुत कॉमन सेंस लगाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा ही लगाइएगा, इस बात से आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। कि आपको ये बताइए कि अगर 4,000 की राशि कितने साल में हो रही है? 3 वर्ष। 3 साल में X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ये 5,008। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। ब्याज की दर अगर 2.6% बढ़ा दिया जाए तो दोस्त मेरे आप कह सकते हो कि अगर 2.6% पर एनम ब्याज दर बढ़ेगा, 2.6% पर एनम ब्याज के रेट बढ़ेगा, तो आप मुझे बताइए समय कितना था? 3 साल। तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7.8%। बोलिए हाँ। मतलब इसका ये है कि अगर यहाँ पे ब्याज दर नहीं बढ़ता तो उसी 3 साल में ये 5,008 होगा। लेकिन अगर ब्याज दर बढ़ रहा है, बात समझिएगा, इसका मतलब ये होगा कि पहले मान लीजिए 10% हो तो अब कितना हो जाएगा? 12.6% हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रिंसिपल पर सिंपल सी बात ये थी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है 2.6%, इसका मतलब ये है कि ये X% पहले भी था अभी भी है, ये X% पहले भी था अभी भी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3 साल में जितना ब्याज पहले मिला था तो आज भी मिल रहा होगा। इसका मतलब कि हमें उतने पे फोकस करने की कोई जरूरत नहीं था और ना ही हमें X की वैल्यू निकालना था, हमें बस ये देख लेना था कि ब्याज दर बढ़ कितना रहा है। ब्याज दर ये इतना 2.6 बढ़ रहा है पर एनम, ओवरऑल ब्याज दर कितना बढ़ रहा है? 7.8%। इसका मतलब ये है कि पहले 4,000 के प्रिंसिपल 3 साल में 5,008 हो रही है, मतलब जितना भी इंटरेस्ट पहले मिल रहा था वो आज भी मिलेगा। मतलब इसका ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपको इस 4,000 का सिर्फ और सिर्फ 7.8 निकाल लेना था। 7.8% निकाल लीजिए। अब ये चेक कर लीजिए कि ओवरऑल अगर देखा जाए, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो बढ़ेगा कितना? यही बढ़ेगा, और बढ़ेगा किस पर? प्रिंसिपल पर। तो इसका मतलब ये कि आप चेक कर लीजिए कि कितना बढ़ रहा है। यहाँ से पॉइंट हटाइएगा, 2 जीरो 1 जीरो आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। 78 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 2 कैरी 3, 7 चौक 28 और 3 31, मतलब 312 और बढ़ जाएगा। और अगर 312 इसमें और बढ़ जाएगा तो मेरे भाई इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा?
20 हो जाएगा। और यही इस प्रश्न का उत्तर था 5320 ऑप्शन बी। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक बार फिर से नहीं समझ में आया तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना पहले था उतना आज भी है, बल्कि कुछ बढ़ाया गया। कहने का मतलब ये है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आज भी उतनी ही है तो ब्याज आज भी उतना मिलेगा ही मिलेगा। तो मतलब इसका ये है कि 4000 से 5008 हो रहा है तो आज भी होगा। बल्कि मुख्य रूप से आपको फोकस बस इस बात पे करना था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ कितना है, क्योंकि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा उतनी ही ब्याज बढ़ेगा और उतनी ही ब्याज जो होगा वो आपके अमाउंट में ऐड हो जाएगा। तो न्यू जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा? 312 बढ़ करके 5320 हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल 2.6 बढ़ रहा था, ओवरऑल 7.8 बढ़ रहा था और इसका 7.8% जो होगा 312 होगा। 312 मैंने ऐड कर दिया तो ये आ गया 5320। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही बेहतर, बहुत ही लाजवाब और ये भी इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन था और मैंने इस टाइप के लगभग सारे ही क्वेश्चन को यहाँ पे लेके आया है, जो कॉम्प्लिकेटेड भी था और जो आपको परेशान भी करता था एग्जाम में या कर सकता था। वो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को अब एग्जाम में कैसे निपटेंगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ से प्रैक्टिस करने के बाद मिल जाएगा। ठीक है, तो आप पहला वीडियो भी बहुत अच्छे से देखिएगा। जितने भी हम पार्ट इसका अपलोड करेंगे या आगे जितने भी हम चैप्टर्स को धीरे धीरे अपलोड करेंगे, आपको अच्छे से उसका नोट्स बनाना, अच्छे से देखना है। और अगर आपको काम हमारा पसंद है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, आइए इस प्रश्न पे आइएगा। ये भी प्रश्न वही है, इससे पहले हम लोग थोड़ी देर पहले किए हैं, बट इसमें थोड़ा सा अलग बस इतना सा है कि यहाँ पे ना ये वाला स्टेटमेंट जो दे रखा है ना, ये थोड़ा अलग है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आपके सामने रखा है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 81,840 हो जाती है और 5 साल में x% प्रति वर्ष की दर से 92,400 हो जाती है। साधारण ब्याज के तहत यदि ब्याज की दर 2% परिणाम बढ़ा दिया जाए तो बताना यह था कि समान राशि कितने वर्षों में अपने आप की दोगुना हो जाए। ऐसा हमने नहीं प्रश्न किया था, हमने ये वाला स्टेटमेंट ये जो है आपको नया दिख रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा करके घटा करके तो क्वेश्चन किए थे, लेकिन 2 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहला काम यहाँ पे आपका ये होगा, सबसे पहला काम आपका ये होगा कि यहाँ पे आप आर की वैल्यू निकाल लीजिए। क्यों निकाल लीजिए? क्योंकि यहाँ पे आर इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें अगला स्टेटमेंट उसने ये दे रखा था कि अगर राशि समान है राशि समान है, बताने ये था कितने वर्षों में अपने आप का दोगुना हो जाएगा। इस बात को समझिए। पहले हम यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने समझा दें। भाई अगर कोई प्रिंसिपल 3 साल में कितना हो जाएगा? 81,840 कितना हो जा रही है? 81,840 हो जा रही है। और वही प्रिंसिपल उसी ब्याज दर से ये 5 साल में 92,400 हो जाएगी। अब आप मुझे इतनी सी बात बताइए कि अगर ये प्रिंसिपल उस ब्याज दर पे x% पे ये 3 साल में 81,840 होती है और यही प्रिंसिपल उसी ब्याज दर पे 5 साल में 92,400 हो जाती है, तो आप मुझे इतनी सी बात बताइए कि 81,840 से 92,400 होने में इसको 2 साल का समय लगा होगा और इस 2 साल में जो ब्याज बना होगा वो कितना बना होगा? तो इसमें इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 0। ये 10 में से 4 गया, कितना? 6 और ये बच गया 3। 13 में से आपका ये हो जाएगा 8, 5 और फिर ये 1 बच जाएगा, 1 और 1 ये हो जाएगा 0 और ये आपका 9 में से 8 गया 1। मतलब 2 साल में कुल 10,560 का इंटरेस्ट इसमें ऐड हुआ होगा। अब आप मुझे बताइए कि 2 साल में कुल 10,560 का इंटरेस्ट ऐड हुआ है तो 1 साल में कितना हुआ होगा? भाई 5,000 तो ऐसे हो गया और 560 का आधा 280, 5280 रुपये का ब्याज 1 साल में यहाँ पे ऐड हुआ होगा। अगर 1 साल का 5280 रुपये का ब्याज है तो हमें एसआई निकालने के लिए प्रिंसिपल की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए कि 1 साल का ब्याज कितना है, तो ये प्रिंसिपल जो है उसी ब्याज दर पे x% पे 3 साल में इतना हुआ है। तो भाई 3 साल में कुल यहाँ ब्याज कितना ऐड हुआ होगा? चेक कर लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 3 24 4 3 2 3 2 6 2 8 5 15,840 रुपये का ब्याज
इसमें ऐड हुआ होगा इन 3 साल में। अगर हम 15,840 इसमें माइनस कर दें, 15,840 माइनस कर देंगे दोस्त, तो अपना प्रिंसिपल कितना था, ये प्रिंसिपल अपने को मिल जाएगा। क्लियर है बात? अब ध्यान से मेरी बात को समझिए, प्रिंसिपल कितना मिलेगा, तो प्रिंसिपल इसमें माइनस करिए 0, ये आ जाएगा 0। 4 में 4 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 8 में 8 माइनस करेंगे ये भी 0 आ जाएगा। और 11 में 5 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। अब ये जगह 7 में 1 माइनस करेंगे 6, मतलब प्रिंसिपल जो था वो कितना था, 66,000, 66,000। क्लियर है बात? अब अगर प्रिंसिपल 66,000 था और 1 साल का इंटरेस्ट जो था वो आपका 5280 था, तो आर कितना था ये देख लीजिए, क्योंकि हमें आर नहीं टाइम निकालना, तो टाइम के लिए आर निकालना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि एक ही इक्वेशन से अब 2 वेरिएबल नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हमें आर निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। आर कैसे निकालेंगे, एक साल का जो ब्याज है 5280 और ये किस पे मिला होगा 66,000 पे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कट जाएगा 0 से 0, 0 से 0, फिर 66 बार में 66 से कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 8%। अब न्यू रेट कितना आ जाएगा, अगर 2% बढ़ा दिया जाए तो न्यू रेट जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे से 10%। अब हमें क्या चाहिए था टाइम, कि वही प्रिंसिपल देखो बोला है समान राशि कितने वर्षों में समय बताना था, ये अपने आप का दोगुना होता है। अब थोड़ा सा एक बात यहाँ पे समझिएगा, इतू सा ये समझ जाएगा कि अगर कोई प्रिंसिपल अपने आप का दोगुना है किसी एक ब्याज दर पे किसी एक टाइम में, तो दोगुना का मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रिंसिपल 1 है, दोगुना होने का मतलब 2 हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल 4 है तो दोगुना होने का मतलब 8 हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल 5 है तो दोगुना होने का मतलब 10 हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल 6 है दोगुना होने का मतलब ये 12 हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा भाई ये है, मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूँ कि अगर प्रिंसिपल आपका 1 है, अगर ये 1 से 2 हुआ तो यहाँ पे ब्याज भी कितना लगा होगा, 1 ही लगा होगा। समझ पा रहे हैं? अगर कोई प्रिंसिपल 4 से 8 हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ब्याज भी कितना लगा होगा, 4 ही लगा होगा। अगर कोई प्रिंसिपल 10 हो जाता है, 5 से 10 हो जाता है, इसका मतलब कि ब्याज भी कितना लगा होगा, 5 होगा। मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूँ कि जब भी दोगुना का सेंस आए, जब भी दोगुना क्वेश्चन में बोला जाए, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ ब्याज बनेगा वो प्रिंसिपल के बराबर ही होगा। क्लियर है? अब ये बात समझ गए होंगे, तो हमें अलग से ब्याज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्रिंसिपल दोगुना हो जाएगी तो आप मुझे ये बताइए कि प्रिंसिपल यहाँ पर कितना था, 66,000। अगर आप बेसिक वैसे लंबे तरीके से करना चाहेंगे तो वह 66,000 का दोगुना कर लीजिए, उसमें दोगुना करने के बाद फिर आप माइनस करिए 66,000 को, तब जाकर के आपका इंटरेस्ट निकलेगा। जब हमें ये बात पता चल गया कि जो प्रिंसिपल होगा उतनी ही इंटरेस्ट होगा जब कंडीशन दोगुना का होगा, तो यहाँ पे एसआई कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल के बराबर 66,000 और एसआई बराबर क्या होगा, एसआई बराबर क्या होगा, पी इंटू आर इंटू पी। तो पी कितना था, पी भी 66,000 था और आर अपने को 10% न्यू रेट मिल गया था और टाइम अपने को निकालना था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे ये पूरा कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो टाइम भी जो निकल करके आएगा वो मेरे भाई 10 साल आएगा। मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे, बाकी इसके आगे हम अगला प्रश्न लगाते हैं। जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस प्रश्न को करिए जल्दी से फटाफट। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये भी। देखो इस प्रकार के प्रश्न में जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिख जाए तो जनरली इस प्रकार के प्रश्न में हम एलिगेशन वाले मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब एलिगेशन मेथड क्या होती है सबको पता होगा, और नहीं पता होगा तो मैं यहाँ पे आपको समझाते हुए चलूँगा। एलिगेशन, अब एलिगेशन मेथड जो लगता है मेरे भाई, ये जनरली किस टाइप के प्रश्न में लगता है, मैंने बोल दिया कि इस प्रकार के क्वेश्चन में लगेगा, लेकिन ये आपको कैसे समझ में आएगा, तो इस बात को समझिएगा कि एलिगेशन एक ऐसा मेथड है, एलिगेशन एक ऐसा एवरेज का मेथड है जो लगभग बहुत सारे चैप्टर में यूज हो जाता है। एवरेज में होता है, सिंपल इंटरेस्ट में होता है, आपके टाइम एंड डिस्टेंस में हो जाता है, परसेंटेज में हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में हो जाता है, मैक्सिमम चैप्टर में हो जाता है। अब उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी एलिगेशन लगाना हो, एलिगेशन मेथड, तो उसके लिए जो सबसे बेहतर तरीका उसको समझने का उस प्रश्न को वो ये है कि कभी भी दो चीज़ को मिला करके
कोई एक चीज बन रहा हो, कभी भी दो चीजों को मिला करके कोई एक चीज बने, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि वहां पे संकेत है कि वहां एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अब यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% प्रति वर्ष और 5% प्रति वर्ष पर 2 भागों में 5,000 की राशि को उधार देता है। मतलब इसका ये है कि 5,000 की जो राशि है उसको 2 पार्ट में ब्रेक करता है। अब किस रेशियो में ब्रेक करता है ये अपन को पूछा गया है, ये हमें नहीं पता। 5,000 को वो किस रेशियो में ब्रेक कर सकता है, बराबर बराबर में कर सकता है, अलग अलग में कर सकता है, ये हमें नहीं पता। अब इसको 2 भाग में बांटा गया, पहला पार्ट था 4%, दूसरा पार्ट था उसका 5%। ठीक है ना, इस बात को समझ गए। तो 2 पार्ट आपको मिल गया, तो 2 चीज से मिल करके एक नई चीज है। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा, अगला स्टेटमेंट पर बोला ये गया कि 2 वर्ष के बाद प्राप्त कुल ब्याज जो है ना वो 440 भाई इन दोनों ही पार्ट से जो ब्याज के रूप में 2 साल में मिल रहा है, इन दोनों ही पार्ट से वो कितना मिल रहा है 440। तो इन दोनों से कुल ब्याज कितना मिल रहा है 440। तो 2 चीजों से मिलकर के एक चीज बन रही है, यहाँ पे लगेगा एलिगेशन। करेंगे कैसे? तो इसका तरीका ये है कि अगर 2 साल का जो ब्याज है वो 440, तो यहाँ पे 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो 1 साल का होगा 230। अब अगर 1 साल का ब्याज 230 है तो रेट निकाल लीजिए, जिसको हम लोग एवरेज रेट बोलते हैं, क्योंकि ये जो ब्याज मिला है किसी भी एक इंडिविजुअल पार्ट पे नहीं मिला है। समझ आ रही बात? ये दोनों पे मिला है, तो एवरेज रेट क्या होगा? एवरेज रेट AR का मतलब एवरेज रेट, ठीक है ना। एवरेज रेट क्या होगा? तो यहाँ पे एवरेज रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 220 का इंटरेस्ट आपको 1 साल में मिल गया, वो भी कितने पे? टोटल 5,000 पे मिला है। टोटल 5,000 पे मिला, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, मतलब एवरेज रेट जो आएगा वो कितना आएगा 22/5%। ठीक है ना, 22/5%। देखो इस प्रकार के प्रश्न के लिए एक हमारा निंजा टेक्निक भी है, वो डायरेक्ट करने का तरीका है, लेकिन उतना भी करने की जरूरत नहीं है। जब रेशियो पूछा गया तो डायरेक्ट आप एलिगेशन वाले मेथड से डायरेक्ट कर सकते हैं। अब पहला पार्ट कितना था 4% पे, और दूसरा पार्ट कितना था 5%। अब इन दोनों से जो एवरेज रेट बन रहा है कितना बन रहा है 22/5। अब देखो इसके कैलकुलेशन को और इजी करना होगा, तो ये जो 22/5 जो नीचे आ रहा है उसको ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये हो गया कि पहला पार्ट 20%, दूसरा पार्ट 25% पे था, और इन दोनों से जो एवरेज रेट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 22%। तो इन दोनों ये दोनों जो पार्ट होगा इनके बीच का रेशियो क्या होगा ये बताना। तो इसके लिए क्या करना होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब 25 और 22 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3, और ये यहाँ पे हो जाएगा 20 और 22 के बीच का डिफरेंस कितना 2। तो रेशियो जो बनेगा प्रिंसिपल में 3:2 का बन जाएगा। यही इसका फाइनल उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। ऑप्शन C लगा लीजिएगा और जल्दी से हम अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया और ये भी बड़ा शानदार सा, बेहतरीन सा, लाजवाब सा प्रश्न है। जल्दी से इसको उड़ा देते हैं। अब देखिएगा, इस प्रकार के जनरली जब भी प्रश्न आपके सिंपल इंग्लिश से आए तो आपको करने के लिए बेहतर तरीका क्या हो सकता है इसका, ये बताना। देखिए, पहले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 8% था, अगले 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 8.5% था, और इस तरह से 4 और 3 7 साल गुजर चुके हैं। 7 वर्ष के बाद जो रेट होगा वो 7.5% प्रति वर्ष। क्लियर है बात? टोटल 13 साल के अंत में कुल साधारण ब्याज 9,270 रुपये प्राप्त होता है। तो आपको बताना था कि आरंभिक निवेश क्या होगा, ये आपको बताना। देखिए, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए दोस्त, तो आपको क्या कर लेना चाहिए, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए और इसको 3 पार्ट में बांटिए, इसको 3 पार्ट। अब इसको पहला 3 साल, इसको पहला 3 साल रखते हैं, इसके बाद 4 साल रखते हैं। भाई देखो, पहले 3 साल के लिए जो साधारण ब्याज है वो कितना है 8%। अब अगर 8% साधारण ब्याज पहले 3 साल के लिए है, साधारण ब्याज अगर 8% पर एनम है रेट जो है, तो आप मुझे इतनी सी बात बता दीजिए कि 1 साल के लिए 8% और 3 साल के लिए कितना हो जाएगा 24%। तो कुल यहाँ पे ब्याज कितना बन जाएगा 24%। दूसरे पार्ट जो बोला गया कि अगले 4 साल, अब इसके अगले 4 साल, ये 3 साल, अगले 4 साल के लिए जो साधारण ब्याज है कितना है, तो ब्याज की जो दर है वो 8.5%। इसका मतलब कि यहाँ से कुल जो ब्याज बनेगा वो कितना बन जाएगा 8 × 32, और 32 और 2 और इसमें ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 24%।
क्लियर है बात? अब इस तरह से 4 और 3 7 साल गुजर चुके हैं और ऐसा बोला गया कि 7 वर्षों के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना होगा 7.5%। मतलब इसके बाद जो समय होगा उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 7.5%। अब कुल अपने पास समय कितना था 13 साल। अब इस 13 साल में भाई 7 साल गुजर चुके हैं, बचा कितना होगा 6 साल। तो यहाँ पे ये जो समय रहा होगा कितना रहा होगा 6 साल। अब इस 6 साल में 7.5 के हिसाब से तो कुल ब्याज बनेगा कितना बनेगा 742 और 45 45%। और इस तरह से देखा जाए तो कुल इन 13 साल में प्रतिशत में ब्याज आप कितना आपका बन रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 4 9 4 13 3 कैरी 1 4 3 7 7 2 9 और 1 10। कुल 13 साल में जो प्रतिशत में ब्याज बन रहा है वो 103%। क्लियर है बात? मतलब इसका ये है कि जो प्रिंसिपल अपना रहा होगा, प्रिंसिपल वो अपने आप में 100% रहा होगा और सिर्फ एसआई जो ब्याज बन रहा है वही 103% बन रहा है। इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया कि एक्चुअल में अगर देखा जाए कुल 13 साल में ब्याज जो है 9270 है। इसका मतलब कि जो प्रिंसिपल होगा वो 9270 से थोड़ा कम होगा। अब आप मुझे बताइए कि प्रतिशत में ब्याज 103% है और इसकी जो वैल्यू है एक्चुअल में कितना 9270 है। इसका मतलब ये है कि 1% बराबर कितना हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू जो होगा यहाँ से काटेंगे कितने बार में 90 बार में, मतलब 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 1% बराबर 90 तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 9000, क्योंकि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होगा। तो इसका जो फाइनल उत्तर होगा वो 9000 होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इस बात को आप और भी अच्छे से समझिए कि इसमें एक और कंडीशन बन जाता है। जैसे यहाँ पे आपसे प्रिंसिपल पूछा है ना, प्रिंसिपल पूछा है कब आपके पास एसआई है। कई बार ऐसा होगा कि प्रिंसिपल आपसे पूछा जाएगा लेकिन वहां पे अमाउंट की वैल्यू जो यहाँ पे एसआई दे रखा था ना, एसआई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो दे रखा था वो यहाँ पे अमाउंट देगा और फिर पूछेगा बताओ प्रिंसिपल क्या होगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं वो भी क्वेश्चन लेकर के सामने आपका आया हूँ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये देखिए प्रश्न ये अमाउंट वाला भी आ गया। तो हर एक चीज को मैं क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर एक चीज जो भी मैं आपके लिए YouTube पे फ्री कंटेंट लेकर के आऊँ तो उसको आपको ये फील ना हो कि हम फ्री में दे रहे हैं तो कुछ वैसा वैसा देंगे। हम आपको पूरा का पूरा वही चीज़ देंगे जो आपको पेड में मिलता है बाकी जगह। क्लियर है बात? जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, इसको ट्राई करिए। आइएगा देखिए जल्दी से। मैंने क्या बोला था आपको, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी, कैसे करना भाई। अब देखो एक निश्चित धनराशि पर पहले 4 साल, इसको 3 पार्ट में बांटिए। पहले 4 साल ये हो गया आपका, इसके बाद अगले कितना साल है, अगले 7 साल, ठीक है। पहले 4 साल के लिए जो ब्याज दर है कितना 6.5% है, 6.5%, ठीक है। इसके बाद अगले 7 साल के लिए जो ब्याज दर है कितना है 9%, 9%। और इसके बाद 7 और 4 11 साल गुजर चुके हैं, जो बचा हुआ आगे का समय है। अब टोटल 19 साल का समय था जिसमें से 11 साल गुजर चुका है और 11 वर्ष के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ऐसा बोला गया कि ये 10% होगा। मतलब ये जो समय रहा होगा इसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 10%। अब आप मुझे 10% होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर टोटल टाइम 19 साल का था जिसमें से यहाँ पे 11 साल गुजर चुके हैं तो ये जो समय बचा होगा वो कितना बचा होगा 8 साल बचा होगा। अब यहाँ से कुल ब्याज कितना बन जाएगा तो ये चेक कर लीजिए, 6 चौके 24 और तो 26% पहले से मिल जाएगा, दूसरे से कितना 63, 9 7 63% और तीसरे से कितना मिल जाएगा 80%, 80%, ठीक है। अब इसको जोड़िएगा तो ये आपका एसआई आ जाएगा। एसआई कितना बढ़ता 6 3 9 और ये हो जाएगा 6 8 6 14 14 और 2 16, 169% सिर्फ और सिर्फ एसआई है। लेकिन अपने पास क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखा था वो किसका दे रखा था, अमाउंट का दे रखा था कि 19 वर्ष के बाद जो इतने का राशि आपको प्राप्त होता है वो अमाउंट के रूप में रिसीव होता है। क्लियर है बात? तो आप मुझे बताइए कि इसमें अमाउंट अगर निकालना होगा तो भाई प्रिंसिपल अपना 100% तो होगा ही होगा, प्लस में 169% का ब्याज जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 269%। और 269% की जो वैल्यू अपने पास गिवन है वो कितना है 43040। अब 269% बराबर अगर इतना है तो आप मुझे बताइए कि ये कितने बार में कट जाएगा। तो ये आपका फाइनली ये कट जाएगा
ये ओवरऑल 269 से ये घट जाएगा, 1% की जो वैल्यू किधर करके आएगी 269 से ये एक बार में घट जाएगा और 269 दाम में 2690 और ये 6। तो यहाँ पे ना एक काम करो, 10 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1% की जो वैल्यू आएगी एक बार में और ये 6 और एक 0 और आ जाएगा, क्योंकि 9 6 54 यहाँ पे 6 बार नहीं जा सकता मैक्सिमम। मतलब 1% की जो वैल्यू होगी मेरे भाई तो कितना होगा 160 और 1% बराबर 160 होगा। तो आप मुझे बताइए कि प्रिंसिपल जो होगा अपने आप में 100% होगा, तो 100% की जो वैल्यू होगी कितना हो जाएगी 160 पे 2 0 और लगा दीजिए। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी। और इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में इससे ज़्यादा और इससे अलग आपको कोई प्रश्न नहीं बनता, तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। और जब भी ऐसा प्रश्न आए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को कर लेंगे बहुत इजी वे में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे मैं लगाता हूँ जल्दी से फटाफट, और ये भी बड़ा प्यारा सा बहुत ही लाजवाब सा प्रश्न है, इसको ट्राई जरूर करिएगा आप लोग पहले रुक करके, बाकी मैं इसका तरीका क्या हो सकता है ये मैं बता देता हूँ। ध्यान से एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर एक निश्चित राशि मूल राशि का अनुपात जो है वो 4:7 है। 3 वर्ष पश्चात यहाँ पे 3 वर्ष बाद होना चाहिए, है ना, यहाँ पे 3 वर्ष बाद जो होगा समान, यहाँ पे 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद समान ब्याज दर पर समान राशि के लिए जो ये अनुपात है वो 5:11 हो जाता है। तो ब्याज दर का पता लगाएं, ये आपको करना था। बताओ अब पूरा क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ, ओरली आपको उधर ध्यान देने की कोई जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ आप मेरे तरफ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि कोई एक प्रिंसिपल है, कोई एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कोई टाइम है जो अपन को नहीं पता। बस इतना जरूर पता है कि उस प्रिंसिपल पे कोई एक रेट ऑफ इंटरेस्ट से उस टाइम में जो अमाउंट बन रहा है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट में जो रेशियो बन जा रहा है वो कितना बन जा रहा है 4:7। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। कोई एक प्रिंसिपल है हमें नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है हमें नहीं पता, यहाँ पे टाइम भी है जो हमें नहीं पता, पर इतना जरूर पता है उस टाइम में जो प्रिंसिपल और अमाउंट में रेशियो बनेगा 4:7 बनेगा, 4:7 बनेगा, ठीक है ना। अब टाइम क्या है हमने यहाँ पे टी मान लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, कुछ भी तो रहा होगा टाइम जो हमें। अब जितना समय में ये 4:7 का रेशियो बन रहा है प्रिंसिपल और अमाउंट में, इसके 3 वर्ष बाद, मतलब इसका ये है कि पहले टाइम 3 था तो अब टाइम जो होगा t+3, ठीक है ना भाई। 3 वर्ष बाद मतलब पहले टाइम 3 था तो अब कितना हो जाएगा t+3। यही सेम प्रिंसिपल जो है, सेम राशि जो है, और प्रिंसिपल और अमाउंट में जो रेशियो बनाता है वो कितना बनाता है 5:11, 5:11। तो आप यहाँ पे ये बात देख रहे हो कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही है, प्रिंसिपल भी सेम ही है, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट में कुछ और रेशियो है, यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट में कुछ और रेशियो है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे टाइम पहले की तुलना में 3 वर्ष बढ़ गया। अब आप मुझे बताइए, बेशक ब्याज दर से, लेकिन अगर टाइम बढ़ गया तो इंटरेस्ट तो बढ़ेगा ना, जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो अमाउंट भी बढ़ेगा, और जब अमाउंट बढ़ेगा तो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच रेशियो भी अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे जो अलग अलग रेशियो आपको देखने को मिल रहा है, अलग अलग रेशियो जो देखने को मिल रहा है, तो सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे पहले की तुलना में टाइम 3 वर्ष बढ़ गया। अब इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीका है, जो आपके लिए बेस्ट होगा, बेहतरीन होगा, लाजवाब होगा, बेमिसाल होगा। अब वो दोनों तरीका क्या है? तो एक तो तरीका इसका ये है डायरेक्ट मेथड, हेडिंग लगा लीजिएगा डायरेक्ट मेथड। इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। अब इसका डायरेक्ट मेथड क्या है? सीधे सीधे आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि कोई प्रिंसिपल 4 से 7 होने का मतलब ब्याज कितना इसमें मिल रहा होगा 3 का। तो अगर 3 का ओवरऑल ब्याज मिल रहा है 4 के रिस्पेक्ट में, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ओवरऑल जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 75%, 75%। इस बात को समझ रहे हैं? ओके। अब आप मुझे बताइए, प्रिंसिपल यहाँ 5 है और कोई प्रिंसिपल 5 से 11 हो जाता है, मतलब 6 का ब्याज मिलता है, और ये 6 का ब्याज मिला है वो भी 5 के रिस्पेक्ट में, प्रिंसिपल परसेंटेज के लिए 100, तो इसको काटेंगे आप, तो ये 5 से 20 बार 20 होगा 120, मतलब यहाँ से जो ओवरऑल ब्याज बन रहा है वो कितना बन रहा है 120%, 120%। अब पहले बन रहा था 75%, अब बन रहा है 120%। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा
भाई पहले 75%, अब 120%, मतलब पहले की तुलना में कितना, तो आप कहोगे सर 45% एक्स्ट्रा मिल रहा है। बोलो हाँ, पहले की तुलना में यहाँ पे ब्याज कितना बढ़ रहा है, 45%, 45%। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा, तो इसके पीछे बस एक ही कारण है कि यहाँ पे समय जो है वो कितना बढ़ रहा है, 3 से। अब इसका मतलब एक बात क्लियर होगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इतना ब्याज दर बढ़ रहा है या इतना ब्याज बढ़ रहा है, 45% का जो ब्याज बढ़ा है, ये ब्याज किसके वजह से बढ़ा होगा, इस 3 साल में। मतलब इसका ये है कि जो 45% का जो ब्याज मिला होगा वो 3 साल में मिला होगा, और अगर 3 साल में 45%, तो 1 साल में जो ब्याज की दर होगा इसमें कितना होगा, वो होगा 15%। तो पर एनम अगर इसका ब्याज दर आपको निकालना होगा तो यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देंगे, जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन डी, यही इस प्रश्न का उत्तर। ये एक इसका डायरेक्ट मेथड था। अब इसका दूसरा मेथड क्या है, ये मैं आपको समझा। इसका दूसरा मेथड क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो थोड़ा सा पीछा करके। सेकंड मेथड इसका ये है, सेकंड मेथड इसका ये है कि आप प्रिंसिपल इक्वल कर दीजिए। क्या कर दीजिए, प्रिंसिपल को इक्वल कर दीजिए, क्योंकि प्रिंसिपल और रेट दोनों ही किस में से। अब आप मुझे बताइए कि कोई एक समय था जो मैं नहीं पता, उस समय में प्रिंसिपल और अमाउंट में जो रेशियो बन रहा था 4:7 बन रहा समय 3 साल बढ़ गया, जिसकी वजह से रेशियो कितना बन रहा था, 5:11। यही है ना, एक बार चेक कर लेते, 4, 7, 5, 11, 4, 7, 5, 11, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो देखो टाइम बेशक बढ़ रहा है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ही केस में सेम था। अब आप मुझे इतनी सी बात बताइए कि क्या यहाँ पे कहीं किसी भी एंगल से प्रिंसिपल आपको सेम दिख रहा है, नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या कर लेंगे, प्रिंसिपल इक्वल करने के लिए यहाँ पे अपोजिट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये प्रिंसिपल इक्वल हो जाएगा। या आपको जैसे इक्वल करने का इच्छा करें आप वैसे इक्वल कर लीजिए, बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल इस केस में हमेशा इक्वल है। अब रेशियो में हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, सबको पता होगा कि जब भी रेशियो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम दोनों तरफ करते हैं, मतलब 5 से इधर तो 5 से इधर, 4 से इधर तो 4 से इधर। अब आप मुझे बताइए कि प्रिंसिपल अपना कितना बन गया, 20। अब कोई प्रिंसिपल 20 से हो जाए कितना, 35, मतलब यहाँ ब्याज कितना मिल रहा होगा इसको एसआई के रूप में कितना मिल रहा होगा, 15। और यहाँ पे वही प्रिंसिपल 20 से ये कितना हो जा रहा है, 44 हो जा रहा है, 44 हो जा रहा है, तो यहाँ ब्याज के रूप में कितना मिल रहा होगा, 24 मिल रहा होगा। क्लियर है बात। अब आप इतनी सी बात बताइए, अब इसके बाद बस यार ये करना है यहाँ पे कि भाई पहले इसको ब्याज मिल रहा था 15 और अब मिल रहा है 24, पहले की तुलना में कितना, 9 का ब्याज ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन ये 9 का ब्याज क्यों ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि पहले की तुलना में समय यहाँ पे 3 साल बढ़ा दिया गया। इसका मतलब कि 9 का ब्याज अगर आपका 3 साल में मिल रहा है तो एक साल में कितना मिल रहा होगा, 3 का ब्याज मिल रहा होगा। अब अगर 1 साल में 3 का ब्याज मिल रहा है तो रेट निकाल लीजिए, 1 साल में 3 का ब्याज मिल रहा है, वो भी प्रिंसिपल कितना, 20 के रिस्पेक्ट में, तो रेट कितना आ जाएगा, परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 × 600, 5 × 15, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा कितना हो जाएगा, 15%। तो एक तो तरीका इसका ये था कि डायरेक्ट मेथड से कर दीजिए, दूसरा तरीका ये था कि इसका प्रिंसिपल इक्वल करके करिए। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आपको जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप पहले प्रेफरेंस में आप ये वाला तरीका रखिएगा, और इसको आप डबल नहीं, आप इस पर जितना स्टार लगाना वो लगा दीजिए, क्योंकि ये तरीका एक ऐसा तरीका है कि यहाँ पे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड डाटा आ जाए ना, आप बहुत ईजी वे में कर लेंगे। बस ध्यान इस बात को रखिएगा कि प्रिंसिपल आपको इक्वल करना है, बाकी वो भी बेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस प्रकार के प्रश्न जब भी आए तो आप इस तरीके से करते हैं। एक प्रश्न मैं लगा रहा हूँ आप सबके लिए सेम इसी टाइप से, और मैं चाहूँगा कि इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, रिप्लाई इन कमेंट, ठीक है। इसका जवाब जो है ना आप रिप्लाई दीजिएगा कमेंट में, सेम उसी टाइप से था। मैंने सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे डाटा कैलकुलेटिव रखा है 27.5। आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि आप इसको इजी वे में कर लेंगे, ठीक है। पहला आप दिमाग लगाइएगा प्रिंसिपल को इक्वल करने के लिए, फिर इसके बाद आप चाहिए तो डायरेक्ट वाले मेथड से भी इसको आप कर सकते हैं, करिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही बेहतर, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा और बहुत ही खतरनाक। और जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ
कि देखो एग्जामिनर का काम है उसको अपने हिसाब से अलग अलग लेवल के क्वेश्चन को सेट करना। हमारा काम ये है कि एक बार कॉन्सेप्ट को सीख लें, फिर धड़ल्ले से कोई भी क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम सीधे सीधे इस्तेमाल क्या करेंगे, रेशियो करेंगे। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, ये सारी चीजें आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा तो क्वेश्चन के माध्यम से आपको सीखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर निश्चित समय के लिए उधार दी। भाई मैंने एक राशि को, ध्यान से समझिएगा, मैंने एक राशि को उधार दिया। एक निश्चित धनराशि जो हमें नहीं मतलब कोई एक निश्चित धनराशि है जो हमें नहीं पता है, क्वेश्चन में ऐसा बोला है, कोई एक निश्चित साधारण ब्याज पे निश्चित समय के लिए, कुछ ना कुछ तो है, निश्चित है, लेकिन हमें ये बात पता नहीं। पर इतना जरूर पता है कि हमें कुल ब्याज के रूप में 1250 रुपया मिल रहा है। उस प्रिंसिपल पर जिस भी रेट से हमने उधार दिया था, जिस भी समय के लिए उधार दिया था, उस प्रिंसिपल पर हमें कुल ब्याज के रूप में 1250 रुपया मिल रहा है। और मेरे भाई कुल ब्याज के रूप में 1250 रुपया अगर मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन गिवन होता और फिर पूछा जाता है बताओ प्रिंसिपल क्या होगा, तो शायद आप नहीं बता पाते। लेकिन इसमें आगे और कुछ नहीं पूछा गया। अब ऐसा बोला गया, यदि मैं 40% अधिक राशि 4/7 समय के लिए 3/2 गुना ब्याज की दर से उधार देगा, तब मेरे द्वारा प्राप्त ब्याज दर ज्ञात करो वो क्या होगा। देखो इस प्रकार के प्रश्न बहुत सिंपल वे में कर सकते हैं। वो कहना ये चाह रहा है कि पहले अगर हम मान लो 100% इन्वेस्ट करते थे, बहुत ध्यान से समझिए, तो पहले हम 100% या 100 रुपया इन्वेस्ट करते थे, अब हम कितना करना चाह रहे हैं, 40% अधिक, मतलब कितना, 140। अब ये अपने प्रिंसिपल आ गए। अब हमें ब्याज चाहिए तो ब्याज के लिए P × R × T करते हैं। अब R कितना होगा, R के लिए चेक कर लेते हैं, R कितना है, तो बोला गया कि पहले अच्छा R जो है वो 3/2 गुना ब्याज की दर है। चल 3/2 गुना ब्याज का मतलब समझिएगा, यहाँ पर मैंने पूछा, चलो यहाँ 3/2 गुना का मतलब समझिएगा। इसका मतलब ये है कि पहले हमारा ब्याज दर कितना था, 2 था, लेकिन अब कितना है, 3 है। अब ये रेशियो में है, तो ये हो सकता है कि ये जो 2 है ये 4 के बराबर हो, ये जो 3 है ये 6 के बराबर हो, या 3 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, ये रेशियो में दिया हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले जो ब्याज दर था वो 2 था और अब ब्याज दर जो है वो 3 है। ठीक है, तो P × R × अब टाइम कितना है, तो पहले की तुलना में भाई 4/7 समय के लिए उधार देता है। 4/7 समय का मतलब ये भी समझ लीजिए, 4/7 का मतलब ये है कि पहले वाला, देखो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें हम लोग बेसिक बहुत पहले ही सीखे थे, बचपन में सीखे थे। ठीक है ना, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि जो बेस वाली वैल्यू होती है ना, हमेशा वो इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, प्रारंभिक। क्लियर है बात, इसका मतलब ये कि पहला जो समय था वो कितना था, 7 था, और अब का समय कितना है भैया, 4 है। क्लियर है बात, तो यहाँ से P × R × T कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका इंटरेस्ट। अब पहले के इंटरेस्ट और अब के इंटरेस्ट में इसका रेशियो मिल जाएगा अपन को। अब निकाल लीजिए रेशियो, 0 से 0 कट जाएगा और कुछ कट जाएगा, तो ये 2 से 2 बार में कट रहा है और ये 2 से 5 बार में कट रहा है। अच्छा 7 से ये कितने बार में कट रहा है, 2 बार में कट रहा है। तो रेशियो कितना बन रहा है, 5:6, मतलब पहले ब्याज 5 के रेशियो में मिल रहा था, अब मिल रहा है 6 के रेशियो में 5 के बराबर था, बट इसकी एक्चुअल ब्याज कितना था, 1250। तो इस 5 की वैल्यू 1250 होगा, तो 1 की वैल्यू कितना होगा, 250, और 1 की वैल्यू 250 होगा। भाई 5 से अगर इसको डिवाइड करिएगा तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर 1250 है तो 1 की वैल्यू कितना होगा, 5 × 10 = 25, 250, तो 6 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1500, और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। मतलब कहीं दिख रहा है क्या, 1500, ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन डी फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आए इसमें रेशियो लगा लीजिए और इजीली आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न एक बार फिर से बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लाजवाब आपके स्क्रीन पे है और इसको ट्राई करिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे वे में बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे, समझ पाएंगे। आइए ध्यान से देखिए, पहले समझिएगा तब आप कर पाएंगे, नहीं समझिएगा फिर दिक्कत होगा। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में, शुरुआत में एक निश्चित धनराशि निवेश करता है। एक व्यक्ति जो है, मान लीजिए वो व्यक्ति आप है,
कभी भी ऐसा प्रश्न है तो आप खुद को अपने उस जगह पे खुद को मान करके देखिए, ज़्यादा इजी होगा आपको समझने में भी, करने में। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कुछ निश्चित राशि जमा करता है। जैसे मान लीजिए पहले साल वो कर रहा होगा 100 रुपया पहले साल की शुरुआत में, फिर एक साल कंप्लीट हुआ होगा, दूसरे साल की शुरुआत में फिर 100 रुपया कर दिया, फिर तीसरे साल की शुरुआत में फिर 100 रुपया कर दिया। और ये प्रोसेस जो है ये पूरा कितने साल तक चलता है? तो 3 वर्ष तक चलता है, क्योंकि क्वेश्चन में समय जो दे रखा है 3 साल लगेगा। तो आइएगा ध्यान से समझिएगा। आरंभ में एक निश्चित धनराशि निवेश करता है। यदि साधारण ब्याज की दर 13% वार्षिक है तो उसके द्वारा प्रति वर्ष जमा की जाने वाली धनराशि क्या होगी, ये आपको बताना था। फिर से मैं आपको चलना चाहूंगा वही एग्जाम्पल में। मान लीजिए मैंने पहले साल 100 रुपये जमा किया, बहुत ध्यान से समझिए। पहले साल मैंने 100 रुपये जमा किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 13% है तो इस 100 पर 13% के हिसाब से कोई ब्याज कितना बन जाएगा? 13 रुपये। बात समझ रहे हैं? क्लियर? चलिए, अब एक साल कंप्लीट हो चुका, दूसरे साल के अंत में मैं फिर से 100 रुपये जमा कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि 2 साल, अब दूसरे साल के अंत में अगर 100 रुपये में जमा कर दूंगा तो अब उसके पास 100 ही नहीं, पहले भी 100 था और फिर जमा कर दिया 100, तो अब कितना हो जाएगा? 200। अब इस 200 पे कुल जो 13% बनेगा वो कितना बन जाएगा? 26 रुपये। भाई 200 का अगर हमें 13% निकालना हो तो भाई मेरे कुल ब्याज कितना हो जाएगा? कुल ब्याज 26 रुपये। क्लियर है बात? 2 साल कंप्लीट हो चुका है। फिर तीसरे साल के अंत में फिर से 100 रुपये उसने जमा किया और इस तरह से 3 साल में अब कुल जो ब्याज मिलेगा 13% मिलेगा। तो 3 साल में अब कुल उसके पास कितना है? 300 होगा। 3 साल में 300 और इसका 13% निकालेंगे तो कुल ब्याज कितना बन जाएगा? 30। इसका मतलब कि कुल ब्याज के रूप में इसको कितना मिल रहा है? 9 से 15, 15 दिन 18, 1 कैरी कितना? 9 से 15 दिन 18, 8 कैरी 3 2 5 और 6 और 7, मतलब कुल ब्याज के रूप में इसको 78 रुपये का मिला है। क्लियर है बात? अगर कुल ब्याज के रूप में इसको 78 रुपया मिला है मेरे भाई, तो आप मुझे ये बताइए कि इसको कुल 3 साल के अंत में कुल धनराशि, एक बात ध्यान रखिएगा, कुल धनराशि 24,948 प्राप्त होती है, ऐसा बोला गया। तो टोटल अमाउंट इन रुपीज इतना ये इसको मिल रहा है। तो इसका मतलब कि जो वैल्यू गिवन है वो अमाउंट की गिवन है, और अमाउंट बराबर मेरे दोस्त क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब आप मुझे बताइए कि 3 साल में कुल प्रिंसिपल हमने कितना इन्वेस्ट किया? 300, और ब्याज कितना बना था? 78। तो कुल अमाउंट कितना बनेगा? 378। तो 378 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितना दे रखा था? 24,948। यहाँ से एक की वैल्यू निकालिए, एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा? ये 7 या 21, 7 बार में नहीं जा सकता है, 6 बार में जाएगा। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए? 6, ये भी 6 बार में जाएगा, क्योंकि 6 बार इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 है और यहाँ पे 8 6 48, तो यहाँ पे बन जाएगा 8। इसका मतलब ये कि ये एक यूनिट जो होगा वो किसके बराबर होगा? 66 यूनिट के बराबर। एक यूनिट बराबर जो होगा वो कितना होगा? 66 यूनिट के बराबर होगा। अब बताना ये था कि उसके द्वारा प्रति वर्ष जमा की जाने वाली जो धनराशि है वो कितना है? प्रति वर्ष, इस बात को ध्यान रखिएगा, कुल नहीं, प्रति वर्ष। तो प्रति वर्ष वो कितना जमा करता था? 100 रुपये। प्रति वर्ष कितना जमा करता था? 100 रुपया। मतलब हमें 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए। अब एक यूनिट बराबर है 66 के, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना होगा मेरे को? तो 100 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा? 6600। और कोई ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख रहा है। इस प्रश्न का ये जो होगा आपका फाइनल उत्तर होगा। और फिर बाकी हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से फटाफट, और जल्दी से अगला प्रश्न हम इस और अगला प्रश्न के रूप में आपका थैंक यू आ गया। तो थैंक यू का मतलब ये होता है कि इसके बाद हम मिलेंगे इसके आगे के लिए अगले सेशन में पार्ट 3 के साथ। तो अब तब तक आप रखिए अपना ख्याल। और हाँ, अगर हमारा मेहनत, हमारा कंटेंट, हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा पढ़ाने की तरीका आपको पसंद आता है तो एक बार फिर से मैं कहूँगा, विनम्र निवेदन आपसे है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिएगा और कमेंट में कुछ लिख करके जाना अगर आपको हमारा क्लास, हमारा लेक्चर, हमारा कंटेंट, हमारा कॉन्सेप्ट पसंद आता है। ठीक है, तब तक आप सभी से चाहेंगे हम विदा। ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, हर हर महादेव।